सीएपीएफ बनाम आईपीएस कोई मुद्दा ही नहीं। ठीक है। हमारा मुद्दा तो सीएपीएफ वर्सेस कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू ब्रिंग ए लेजिस्लेटिव और स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन इन द मैटर। ओके। तो तब हम लोगों को लगा कि वो ये तो लगता है कोई बिल ला के इसको नलिफाई करने का कोई एक, मुझे लगा कि एक साजिश है। 2 जवानों के पैर मैग्नेटिक आईडी पे पड़ गए, उनके चीथड़े उड़ गए। किस तरह से हमने खच्चर पे उनके कहीं से हाथ उठाया, कहीं से पैर उठाया, उनको फिर सलामी देकर उनको हेलीकॉप्टर से उनके घर भिजवाया। मुझे अपना ही केस याद है कि जब हमारे बच्चे जाते थे पंजाब में, तो जो स्कूल बस्ती दोनों तरफ से उस पर गोलियाँ चलती थी, तो हम ये हाथ जोड़ के करते थे कि बच्चे आज सुरक्षित आ जाए। उस माहौल में हमारे बच्चे को रहे। उस टाइम चिदम्बरम साहब एचएम थे, ही इवन वॉक्ड इनटू माय ऑफिस, आई वाज डीआईजी ऑपरेशंस। उन्होंने पूछा कितने लोग छत्तीसगढ़ में, तो आई वाज द ओनली वन जी, जिसको पूरा छत्तीसगढ़ का एकदम ग्राउंड रियलिटी का पता था। और जो जमीर जाग जाएगी, लोगों को लगेगा भाई इन्होंने क्या गलती की जी। और ये क्यों इस तरह से ये धक्का साइन एक बिल के जरिए उनका जो कैरियर प्रोग्रेशन उसको अफेक्ट किया जा रहा है। उसमें कोई ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए कि वो बिल ले आया हम तो इसको पास ही कराएंगे। तो अभी ये ईगो का इशू बना हुआ है सर। गृह मंत्री आए, होम सेक्रेटरी आए, सारे डीजी जाए, हमारे लोग भी आए, ऑन द स्पॉट 1 घंटे के अंदर पूरा निर्णय हो जाए अगर इच्छा शक्ति है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा निर्णय है, उसकी बेनिफिट ना देने की वजह से आप ये एक स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन का सहारा ले रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बार ये एक्ट बन गया, फिर अगर कोई भी चेंज लाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। वो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा ही चेंज लाना पॉसिबल होगा। बिल्कुल। इसलिए इसको लचीला रखा जाए और सीएपीएफ के हित को ध्यान में रखा जाए। क्या ऐसा होता दिख रहा है सर आपको? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी एज में। और ये पूरा सीएपीएफ का जो मुद्दा इतने दिनों से चल रहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पक्ष से बात करने की कोशिश करें। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ सीआरपीएफ के रिटायर्ड एडीजी एचआर सिंह साहब हैं, मुखर होकर इस पूरे विषय पर बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं। सीएपीएफ की जो सारी बातचीत है, जो उनकी पूरी एक उनका विषय है, और जिस तरीके से वो परेशानियां जिनके बारे में हर जगह जिक्र होता है वो रखते रहते हैं। मौका मिला है उनसे बात करने का, थोड़ा उस विस्तार से समझेंगे कि क्या अभी वस्तुस्थिति है इस पूरे विषय पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का, स्वागत। थैंक यू जी। सर सबसे पहले अभी की स्थिति, कारण ये कि राज्यसभा में बिल पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मगर उसके बाद अभी बिल आ चुका है। तो अभी आपको कितने आश्वस्त हैं आप, या कितने सकारात्मक हैं इस चीज को लेकर के बदलाव होगा और वो आपके पक्ष में होगा? देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे सीएपीएफ के ऊपर चर्चा करने का एक मीडिया हाउस की तरफ से अपनी बात रखने का मौका मिला, क्योंकि मैं तकरीबन 40 साल सीएपीएफ में नौकरी किया और सन 1972 से और 2013 तक जी। मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा। जहाँ तक ये राज्यसभा में जो सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 का सवाल है जी, ये बिल जल्दबाजी में इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के लीगल बैटल के बाद सीएपीएफ के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला 23 मई 2025 को दिया। जी बिल्कुल। और उसमें इतनी लंबी, उसमें 2012 से लीगल बैटल शुरू हुआ, फिर 2015 में जजमेंट आया, फिर 2019 में जजमेंट आया। जब 2019 में 3 फरवरी 2019 को जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें 5 लोग थे, 5 पक्ष थे, 5 सीएपीएफ और 6ठा आरपीएफ। जी। आरपीएफ चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर थी, इसलिए आरपीएफ को वो सारी चीज़ें मिल गई। ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का स्टेटस मिल गया, एनएफएफयू मिल गया, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर थी। जी। लेकिन जो सीएपीएफ, ये 5 फोर्स थी, जिसमें 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, ये बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, जी, इन 5 फोर्स को वो पार्टली उन्होंने एनएफएफयू का बेनिफिट दिया। फिर दोबारा कोर्ट में गए और 7 साल की लड़ाई के बाद 2025 में फाइनल जजमेंट आया। अब गवर्नमेंट को हमें ये उम्मीद थी कि 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन दुर्भाग्य से पता नहीं क्या कारण है, सरकार रिव्यू पिटीशन में चली गई जी, और अल्टीमेटली 28 अक्टूबर 2025 को वो रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस कर दिया गया। जी। तो उसके बाद हमें ये उम्मीद थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक वेल थॉट और बहुत ही बैलेंस्ड जजमेंट है, जिसमें सारी अफेक्टेड पार्टीज इन्वॉल्व थी, उनके सारे तर्क वितर्क उनको पूरा एनालाइज करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस जजमेंट दिया था, जिसमें स्टेक होल्डर सीएपीएफ की पार्टी भी थी, आईपीएस ऑफिसर्स की भी पार्टी थी, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पार्टी भी थी और सुप्रीम कोर्ट के लोग थे। जी। तो लेकिन 10 फरवरी को उसकी हियरिंग हुई, वो नहीं, इसके बाद हम लोग कंटेम्प्ट में गए। ओके। कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जब 6 महीने ये लागू नहीं किया तो कंटेम्प्ट केस किया गया, जिसकी 10 फरवरी को हियरिंग हुई,
फिर 10 मार्च को हियरिंग हुई। जी इसी बीच में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू ब्रिंग ए लेजिस्लेटिव और स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन इन द मैटर। ओके तो तब हम लोगों को लगा कि वो ये तो लगता है कोई बिल ला के इसको नल्लीफाई करने का कोई एक, मुझे लगा कि एक साजिश है। अच्छा तो जबकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देश का एक जुडिशरी एक पिलर है, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और चौथा मीडिया, जो फोर्थ स्टेट, जी तो उसका तो जो इतना बैलेंस्ड जजमेंट दिया तो उसको लागू करना चाहिए था। जी क्योंकि जुडिशरी तो एक हाईएस्ट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो सभी पार्टी के लिए और खासकर सरकार के लिए बाध्य होना चाहिए था। जी लेकिन जब वो नहीं लागू हुआ तो ये बिल, जिसको ज़्यादातर लोग हमारे एक तरह से काला कानून करके बोल रहे हैं, और ये इसको एक इस तरह का रुख दे दिया गया है कि ये CAPF वर्सेस IPS शायद इसको लोग सोच रहे हैं, जी लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कोई IPS से और CAPF से कोई किस तरह के, हम लोग तो साथ साथ काम करते हैं और वो भी एक कैडर है, हमारा भी एक कैडर है। जी और सही मायने में अगर देखा जाए तो जो CAPF की सर्विस है ये रियल मायने में ऑल इंडिया सर्विस है। अच्छा कोई भी CAPF का अधिकारी ऐसा नहीं है जिसने सारे ऑपरेशन थिएटर में काम ना किया हो। जी अब चाहे जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी हो, चाहे पंजाब का टेररिज्म हो, जी चाहे नॉर्थ ईस्ट की काउंटर इंसर्जेंसी हो, और चाहे नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स हो, तो तकरीबन हर एक ऑफिसर अपनी इनिशियल पोस्टिंग में पूरा भारत भ्रमण कर लेता है जी और हर तरह की ड्यूटी, प्राकृतिक विपदा हो, चुनाव हो, लैंड ऑर्डर सिचुएशन हो, कोई भी इशू हो। और ये जो CAPF है, इनकी सिस्टर एजेंसीज बहुत हैं, जैसे SDG है, SPG है, और NDRF है जी RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स है। तो ये बहुत सारी सिस्टर एजेंसीज है जो हर तरह के स्पेशलाइज्ड जॉब को कर रही है। VIP सिक्योरिटी भी ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल तो कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जो CAPF वाले ना कर रहे हैं। तो उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, मल्टीफैसेटेड ड्यूटीज है, ऑल इंडिया एक्सपोजर है, और हाई रिस्क जोन में और हॉस्टाइल टेरेन में ये लोग काम करते हैं। जी मुझे याद है जब मैं नक्सल अफेक्टेड एरिया में चुनाव कराने गया तो किस तरह से हम लोगों के एम्बुश होते थे। IED ब्लास्ट पे वापस जब हम आ रहे थे तो 2 जवानों के पैर मैग्नेटिक IED पे पड़ गए, उनके चीथड़े उड़ गए। किस तरह से हमने खच्चर पे उनके कहीं से हाथ उठाया, कहीं से पैर उठाया, उनको फिर सलामी देकर उनको हेलीकॉप्टर से उनके घर भिजवाया। सर, आपने जो पूरी सारी चीज़ें बताई उसके अंदर ये पता लगता है कि CAPF कितनी विषम परिस्थितियों में बिल्कुल किस तरह से काम करती है। मगर उसके बाद वहीं आपने एक लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया और वो बिल के संदर्भ में किया। बिल के पीछे की मंशा आपको क्या समझ में आती है कि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें 2 साल का एक समय दिया गया था, प्रोग्रेसिवली कम करने की बात कही गई थी जो अभी डेप्यूटेशन पर IPS है उनकी संख्या को, मगर फिर भी उस अवधि के पूरे होने से पहले बिल आता है। मंशा क्या समझते हैं? देखो, इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT है जी उनका एक मोनोग्राफ है जी जिसके अनुसार 1986 से CAPF ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का दर्जा उसमें लिस्टेड है। जी तो वही दर्जा गवर्नमेंट को या कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बहुत पहले दे देना चाहिए था। जी 6th पे कमीशन ने ये कहा कि जैसे IAS ऑफिसर अगर 1977 बैच का है जी तो उन्होंने पैरिटी लाने की कोशिश की सभी सर्विसेज में। ठीक है। तो जितनी भी 62 सर्विसेज हैं, उन्होंने कहा जितनी भी ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस होंगी, अगर IAS ऑफिसर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे आ गया है जी तो उनसे 2 साल सीनियर ऑफिसर सभी सर्विसेज के वो तनख्वाह बराबर मिलेगी। ठीक तो है। ये उसमें था, तो वो चीज़ इनको देनी चाहिए थी NFFU। जी लेकिन इन्होंने उसमें शर्त लगा दी कि साहब आपके तो रिक्रूटमेंट रूल में ये प्री प्रमोशन कोर्स नहीं किया हुआ है, रेजिडेंसी पीरियड नहीं है, इसलिए जितने लोगों को वो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जी तो ये कई कारण थे जिसकी वजह से इन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। ठीक है। और मुझे ये लगता है कि ये जो बिल बनाया गया है ये कोई ऐसा सोचा समझा बिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक शर्त रखी है कि IPS ऑफिसर का 50% डेपुटेशन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या IG रैंक तक बरकरार रहेगा। 67% भी की भी बात की गई है कि उससे ADG के लेवल तक 67% है कुछ और इस तरह की। उसमें 67% पोस्ट ADG या SDG में रिजर्व रहेगी। बिल्कुल तो ये चीज़ जो है गलत है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ सर्विस है, जी दोनों ही सर्विस CAPF हो चाहे IPS हो, दोनों राष्ट्र सेवा कर रही है, जी दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, ठीक है। दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज है, दोनों UPSC के थ्रू आ रहे हैं। तो फिर उनके अंदर जो लेजिटिमेट कैरियर एस्पिरेशन है उसमें इतना भेदभाव क्यों? दोनों का कैरियर प्रोग्रेशन एक साइंटिफिक तरीके से और एज पर DOPT इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए जी तो उसमें मेरा ये कहना है कि एक आइडियल मॉडल कैडर स्ट्रक्चर में जी जितनी भी पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक या IG रैंक तक, जी वो विद इन कैडर भरी जानी चाहिए।
ओके। और आईपीएस ऑफिसर्स के लिए बहुत सारी ओपनिंग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो जा सकते हैं, जैसे कि? विजिलेंस ऑफिसर, जी जितने भी ये कॉर्पोरेट हैं बहुत सारे हैं, जैसे BHEL हैं, जी जी जी। बहुत सारे हैं जिसमें वो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट जिसमें वो विजिलेंस में डिफरेंट डिफरेंट जॉब में जा सकते हैं और जाते भी हैं। जी ठीक है। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं जी तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर लोअर लेवल पे ग्राउंड की नॉलेज नहीं है, टेरेन फैमिलियरिटी नहीं है, जी जिस फोर्स में आप आ रहे हैं उसकी ईथोस का पता नहीं है, उसके जवानों को आप जानते नहीं है, तो उसमें एकदम सीधे ऊपर लेवल पे आना इन संगठनों के हित में नहीं होता। ओके तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आईपीएस का हमारे यहाँ डेपुटेशन पर आने से कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंपनी कमांडर लेवल पे आए 3 साल, जिससे फोर्स की जानकारी हो जाए, ग्राउंड रियलिटीज का पता चल जाए, किस डिफिकल्टीज में लोग काम करते हैं वो एक आइडिया हो जाए, जी देन इट विल बी बेटर टू मैनेज दीज फोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर। हमारे जो लोअर लेवल पे असिस्टेंट कमांडर उनका प्रमोशन रुक जाता है, अगर ऊपर के रैंक में कोई बाहर कैडर से आ जाता है जी जी तो जी। उससे प्रमोशन प्रमोशन हो जाता है 6-6 साल आज 7-7 ये साल तक स्थिति रुका है रहता है। कि 16-16 साल जी एक असिस्टेंट कमांडेंट एक ही रैंक में काम कर रहा है, जी जबकि दूसरे लोग उस अवधि में 3-4 प्रमोशन लेके डीआईजी बन के आ जाते हैं। ठीक है सर, जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि ये पूरा जो मुद्दा है आईपीएस बनाम सीएपीएफ हो चुका है, क्या इसके पीछे यही कारण तो नहीं है जो आपने कहा, क्योंकि वो अगर वहां पे डिप्यूट होके आ जाते हैं जिसकी वजह से सीएपीएफ कार्टर का जो एक अधिकारी है उसका प्रमोशन रुक जाता है, तो सबसे पहले अगर उनको कोई दिखता है सामने जिनकी वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आईपीएस ही है, और उसके बाद जैसे आपने कहा कि ईथोस नहीं जानते हैं वो उस पूरी फोर्स के और ग्राउंड रियलिटीज नहीं जानते हैं उन पूरी चीजों के, तो ये क्या डायरेक्टली आईपीएस को लाइन ऑफ फायर में खड़ा नहीं कर देता है इस पूरे आर्ग्यूमेंट के? नहीं, आईपीएस में भी ये आप समझ लीजिए कि ये तो सीएपीएफ बनाम आईपीएस कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है हमारा मुद्दा तो सीएपीएफ वर्सेस कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है सर। गवर्नमेंट को चाहिए कि दोनों ही सर्विसेज का कैरियर प्रोग्रेशन एक हेल्दी वे में हो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कोई भी आदमी अगर चाहे सिपाही हो चाहे ऑफिसर हो, अगर वो सर्विस ज्वाइन करता है और लंबे समय तक उसको प्रमोशन नहीं मिलता तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो इंसैनिटी या प्रूवन मिसकंडक्ट, या तो आदमी का दुर्व्यवहार हो या दुराचरण हो, जी जी जी, या आदमी पागल हो जाए। ओके। इन 2 कारण के अलावा तीसरा कौन सा कारण है कि आप लगातार अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड भी अच्छा, फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिलता? ये एक सामाजिक मुद्दा भी है जी, आर्थिक मुद्दा भी है कि उसको पैसा नहीं मिल पा रहा उतना, समाज में उसकी उतनी इज्जत नहीं हो पा रही। ठीक है। इसलिए हर एक सर्विस में जो भी उसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको देखना चाहिए कि उसका कैरियर ग्रोथ एक हेल्दी वे में हो, और इसके लिए जो जवाबदेही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की और इस मामले में गृह मंत्रालय की है। ओके। मगर सर जो बिल अब आ चुका है ये राज्यसभा में है और संख्या बल आप जानते हैं कि ये बिल पास होने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, मगर बीच में एक छोटा सा पेज है और वो है पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर उसके पास ये जाता है, रिव्यू होता है, इसके अंदर कुछ बदलाव होते हैं, क्या बदलाव आप चाह रहे हैं कि इसमें हो जाए और किन की उम्मीद आपको लग रही है कि शायद हो? मैं इसमें बदलाव चाहता हूँ कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक जी, जो 50% डेपुटेशन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, नहीं ये जो इस नए अच्छा बिल में जो लिखा हुआ प्रपोज है, किया हुआ जी है, जी जी इसी तरह से 67% जो एडीजी में जी, रिजर्व कर रहे हैं वो ना किया जाए, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि एज पर मॉडल पिरामिड ऑफ आइडियल कैडर स्ट्रक्चर 3% पोस्ट एचएजी की होनी चाहिए। एचएजी इज हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जिसमें स्पेशल डीजी, एडीजी और डीजी आते हैं। ठीक है। हमारे 13,000 ऑफिसर हैं, उनका 3% कितना बनता है? 390। ठीक है। और उसके अगेंस्ट हमारी सारी फोर्सेज में मिला के कुल 4 एडीजी की पोस्ट है। तो ये एक तरह का एक अनजस्ट, मतलब एक कोई अच्छा स्थिति नहीं है। ठीक, 3% आना चाहिए। इसी तरह से ये हर एक रैंक में फिक्स है कि टाइमली प्रमोशन होना चाहिए, 4 साल बाद, 9 साल बाद, 13 साल बाद, 17 साल बाद, 25 साल बाद। दूसरी सर्विसेज में 25 साल में आदमी डीजी लेवल तक पहुंचता है एचएजी में, हमारी सर्विस में 25 साल में कमांडेंट बन के पहुंचता है। तो इससे क्या है कि एक तो यंग प्रोफाइल नहीं रहता जी, ये उनके प्रोफेशनलिज्म को अफेक्ट करता है जी। ग्राउंड कमांडर, अब जैसे नक्सल वायलेंस में गृह मंत्री जी ने एक घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक जी देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। नक्सल मुक्त होने के तो बाद किसके बल पे की है, किसने बलिदान दिया है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये पूरा सीएपीएफ के आधार पे ही काम हुआ है। और उन्होंने जितना अच्छा काम किया है, जितना अपने, अभी देखो अजय मलिक एक हमारे सहायक कमांडेंट है, उनका अभी सरंडा फॉरेस्ट में झारखंड बॉर्डर पे पैर उड़ गया आईडी ब्लास्ट में। ऐसे अनेकों उदाहरण है। चेतन चीता का नाम पूरे देश ने सुना, जिनको 9 गोली लगी, अभी एक आंख अभी खराब है। कितने लोग अपंग हो गए हैं, कितने लोग शहीद हो गए हैं। 2250 हमारी शहादत एक फोर्स की है, सीआरपीएफ की। अगर सबका नाम लिया जाए तो पता नहीं कितनी हो जाएगी। तो इसलिए ये तो इस बिल पे ज़्यादा
जिद ना करके और जल्दबाजी में ना करके हमारी ये मांग थी सरकार से भी और सब जितने भी लोग हैं कि इसको वेल थॉट जी प्रॉपर डिस्कशन के बाद स्टेक होल्डर्स की राय लिए के और जो जहाँ तक संभव पार्लियामेंट में जो स्टैंडिंग कमेटी और होम अफेयर्स है जी जी उसको रेफर करके एक वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। जल्दबाजी में इसको ना लाया जाए, क्योंकि एक बार ये एक्ट बन गया फिर अगर कोई भी चेंज लाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, वो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा ही चेंज लाना पॉसिबल होगा। बिल्कुल। इसलिए इसको लचीला रखा जाए और सीएपीएफ के हित को ध्यान में रखा जाए। क्या ऐसा होता दिख रहा है सर आपको? मैं तो एक आशावादी इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कोई चमत्कार हो सकता है और हम ईश्वर से कृपा करते हैं और जो अपने माननीय गृह मंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि गुड सेंस शुड प्रिवेल। सर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, मगर जो वास्तविकता है वो संख्या बल है। बेशक संख्या बल हो, किसी ना किसी की आत्मा जो उनका जो कहते हैं ना कॉन्शियस जाग जाएगी, जमीर, और जो जमीर जाग जाएगी, लोगों को लगेगा भाई इन्होंने क्या गलती की है जी। और ये क्यों इस तरह से ये धक्काशाही में एक बिल के जरिए उनका जो कैरियर प्रोग्रेशन उसको अफेक्ट किया जा रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि इनको तो बहुत बड़ा इनाम दिया जाना चाहिए जो इतनी बड़ी समस्या, पंजाब में उग्र आतंकवाद खत्म किया, जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी खत्म की और नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी खत्म की। अभी पूरे नक्सल अफेक्टेड स्टेट में मैं तो पूरा एक एक खतरनाक एरिया में पैदल घूमा हूँ, जहाँ पे पूरा आईडी ब्लास्ट से कदम रखते ही आईडी ब्लास्ट का डर पैदल जाता था 16-16 किलोमीटर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। हमारे 76 जवान 6 अप्रैल 2010 में मारे गए दांतेवाड़ा में जी। उसके बाद 20-20 जवान तो कितनी बार मारे गए। अभी पुलवामा कांड हुआ उसमें 40 जवान मारे गए। पूरे देश में देखो शहादत का लंबा इतिहास है। सर मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकना, मगर जो 36 जवानों की जो आपने बात कही दंतेवाड़ा में, इसको लेकर मेरी सूद साहब से भी बात हुई थी और उसके पीछे का कारण उन्होंने बड़ा अलग बताया। उन्होंने कारण बताया कि कोई एक आईपीएस ऑफिसर थे जिनका जो एक्सपीरियंस था वो ग्रे हाउंड्स का था, जिसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि 3 दिनों के लिए हमारी फोर्सेस बाहर रहेंगी, जिसके बाद एम्बुश हुआ। क्या इस तरीके की कोई चीज थी? बिल्कुल, उन्होंने सही बोला और वो गलत निर्णय था। वो बहुत क्या हुआ था थोड़ा बताएं सर, क्या हुआ थोड़ा सा? जो उसमें ऑपरेशनल कमांडर थे उनको शायद ग्राउंड की इतनी जानकारी नहीं थी, उन्हें आउट ऑफ एंथुजियाज्म कि जैसे बाहर कहते हैं कि 72 घंटे जो है इसको बाहर रहेंगे, और खुद उसने लीड नहीं किया, तो एज ए रिजल्ट कि हमारे उसमें 76 जवान शहीद हो गए। और जो हमारे कमांडेंट थे, डीआईजी थे और आईजी थे स्पेशल सेक्टर, जिनका कोई लेना देना नहीं था इससे जी, उन सबके खिलाफ इंक्वायरी हुई। जबकि जो ये अफसर आज डीजी हैं दूसरे राज्य में और उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो ये जो एक तरह का जो पार्टीजन एटीट्यूड है ये गलत है। पक्षपात आप कहना चाहते हैं? पक्षपात या जो सोतेला रवैया है वो गलत होना चाहिए। कहीं भी राइटियस थिंग्स शुड प्रिवेल और जो चीज़ जायज़ है वो काम होना चाहिए। और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसमें राम मोहन कमेटी बनी और काफ़ी उसमें इवन एचएम साहब आए, उस टाइम चिदम्बरम साहब एचएम थे, वो ही इवन वॉकड इनटू माय ऑफिस, आई वाज डीआईजी ऑपरेशंस। उन्होंने पूछा कितने लोग छत्तीसगढ़ में, तो आई वाज द ओनली वन जिसको पूरा छत्तीसगढ़ का एकदम ग्राउंड रियलिटी का पता था। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में मेरा ये कहना है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, कई बार ये तो डिपेंड करता है पोस्टिंग पे, कई बार कम अनुभव के लोग भी सीनियर लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन जो फोर्स बहुत ही संवेदनशील ड्यूटी कर रही है और बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण ड्यूटी कर रही है, जिम्मेदारी निभा रही है, उनके प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक रवैया होना चाहिए। उनकी जो जायज़ एस्पिरेशन है उसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट ब्लेमिंग एनीवन कि ये सब आईपीएस अफसर खराब है या ये खराब है, अच्छे बुरे लोग सब फोर्स में होते हैं। हमारा तो ये कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं जिनकी चर्चा के बाद ये बिल पास होना है, उनकी जो अंतरात्मा जागनी चाहिए, वो देखे कि भाई ये हो क्या रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और शायद आज नवरात्रा रामनवमी है जी, और शायद अंत में सत्य की विजय होगी और राम पे तो पूरी सरकार, राम मंदिर और राम की सारी बात हो रही है। और राम जी क्या जी, राम जी करके कोई मनरेगा का भी नाम किया है, तो ये भी राम के सहारे मुझे लगता है कि सीएपीएफ भी शायद राम के सहारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हनुमान बन के संजीवनी बूटी इनके लिए लाएगा। बहुत बढ़िया सर, शुभकामनाएं हैं। क्या आपने बताया कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है सीएपीएफ और खासकर सीआरपी का जो आपने बताया ऑपरेशंस। वहीं अगर ये बिल आगे आके चलकर इसी अवस्था में जिसमें अभी है, जैसे पेश हुआ है, लॉ बनता है, इसका असर मोराल पे क्या पड़ेगा ऑन द बूट्स जो जवान हैं, उससे नेशनल सिक्योरिटी आप कैसे देखते हैं? क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ता है और अगर पड़ता है तो कैसा? बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ता है और पूरा जो 15 लाख फोर्स है जी और 13,000 कैडर ऑफिसर है, उन सबके मनोबल पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण बिल है।
ओके। और जो आप देखो ये एक चेन रिएक्शन है। जी। आज 20-20 साल में एक सिपाही हवलदार नहीं बन पा रहा है। ठीक है। क्यों? लीडरशिप इशू है। जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका से है, उनको देखना चाहिए कि भाई क्यों एक सिपाही जो है हवलदार नहीं बन पा रहा है। अभी मैं 26 जनवरी को वाघा बॉर्डर पे गया, जी। तो वहाँ मुझे कुछ बीएसएफ के सिपाही मिले, तो उल्टी फीते लगा रखी है। जी। मैंने कहा ये क्या, ये रैंक तो गलत तो नहीं लगा लिया, ये तो ऐसी लगती थी फीते, उल्टी क्यों है? बोले साहब ये सीनियर कांस्टेबल जो 10 साल की नौकरी हो तो सीनियर कांस्टेबल बना रहे हैं, अब ये कोई प्रमोशन होगा? कम से कम उसको पहले लांसनायक होता था, एक नायक होता था, एक निश्चित अवधि के बाद आदमी को एक फाइनेंशियल बूस्ट भी मिले, कंधे पे भी कुछ उसके लगे कि ये कुछ प्रमोशन हो गया, जिससे कमांड स्ट्रक्चर चरमराए नहीं। जी। अभी पूरा कमांड स्ट्रक्चर चरमरा रहा है। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जो पॉलिसी मेकर है, जो ऊपर बैठे हैं, उनकी है। राइट। तो इन चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं है। तो कांस्टेबल से लेके और ऊपर लेवल तक सब लोगों का मोरल इन्वॉल्व है। बिल्कुल। उनके परिवारों का मोरल इन्वॉल्व है। अभी जी। जंतर मंतर पे पूरे जवानों की और पूरे अधिकारियों की फैमिलीज और बच्चे आए। बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं तो ये महसूस करता हूँ कि जो लोग हमारे, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, वो तो शहीद है ही, जी। बलिदानी है ही, लेकिन जो लोग जीते जी जो परिवार है, उनका भी बलिदान कम नहीं है। क्योंकि ये लोग, हमारे सिपाही, हमारे हवलदार, हमारे सब इंस्पेक्टर, हमारे ऑफिसर, ना तो कोई त्यौहार परिवार के साथ मना सकते हैं। क्यों? जब मर्जी चुनाव हो जाते हैं, जब मर्जी कोई ना कोई आपदा आ जाती है, तुरंत इन फोर्सेज को मुंह बिस्तर बंधा ही रहता है। पहले सीआरपी को कहते थे चलते रहो प्यारे, आजकल कुछ नया नाम दिया है कि कोर्ट रेगुलेटेड फोर्स। ओके। कुछ सारी चीज लोग कोर्ट में जा रहे हैं। जी। और इस बिल में ये जिक्र है जी। कि शायद बहुत सारे कोर्ट केस हो रहे हैं, इसलिए अम्ब्रेला बिल ला रहे हैं। कोर्ट केस क्यों हो रहे हैं? कोर्ट केस से कम हो जाएंगे, ये बात नहीं, कही जा कोर्ट रही केस क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि आप ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म आपका एफिशिएंट नहीं है। आप क्यों नहीं इन फोर्सेज के लिए, जैसे कैट है या जैसे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, क्यों नहीं इनके लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाते, जिससे एक निश्चित अवधि में कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी ग्रीवांस है, एक निश्चित समय अवधि में उसका हल होना चाहिए। मैक्सिमम आप मान लो 3 महीने में होना चाहिए, 3 महीने में तो 1 साल में होना चाहिए, 3 साल में होना चाहिए। अब 13-13 साल लड़ाई करके लोग कोर्ट केस आ रहे हैं, और उसके बदले आप ये अम्ब्रेला बिल ला रहे हैं, सब इससे कोर्ट केस कम हो जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी बिलों से कोर्ट केस कम होते। वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसमें मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब दरबार लिया करता था, इवन छत्तीसगढ़ में रात के 10 बजे अगर किसी जवान ने कहा सर मेरी फैमिली कैंसर से ग्रस्त है जी, और मुझे सर 1 साल की पोस्टिंग भुवनेश्वर में दे दी जाए, स्टेनो साथ चलता, तो उसी टाइम ऑर्डर टाइप होकर उसको मिलता था, देन एंड देयर ऑन द स्पॉट। अगर किसी की समस्या है तो उसका ये जो आर्म फोर्सेज हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी कर रही है जी, तो उसका तुरंत निवारण होना चाहिए अगर किसी की कोई अर्जी रिपोर्ट है। इसलिए सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, इसलिए असंतोष बढ़ रहा है। इसलिए मेरी निवेदन है कि इनकी संवेदनशीलता को देखते हुए इस बिल पर पुनर्विचार होना चाहिए, वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर को कंसल्ट किया जाना चाहिए, और उसमें कोई ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए कि वो बिल ले आया हम तो इसको पास ही कराएंगे। तो अभी ये ईगो का इशू बना हुआ है सर? अभी ये फिलहाल ईगो का इशू बना हुआ है। अब मैं कह नहीं सकता, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 23 मार्च को शायद उसमें पास होना था, आज 26 मार्च हो गए, कहीं ईश्वर हमारी मदद कर रहा है। जो आज रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, कल फिर पार्लियामेंट है, परसों शायद 2 दिन की फिर छुट्टी है, तो मुझे लगता है कि ये शायद कहीं ईश्वरीय शक्ति हमारे सीएपीएफ बलों के पास है और जो राइटस थिंग शुड प्रिवेल। मैं भी चाहूंगा इसी के साथ, अभी आपने बीच में जिक्र किया था कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ तो हमारे ही सहयोगी प्रमोद वहां पहुंचे थे, उस पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया था। उनके और बाकी सहयोगियों के कुछ सवाल हैं तो थोड़ा सा जरा उनसे भी बोले लेते हैं। जरूर। नमस्कार सर, जंतर मंतर का आपने जिक्र किया, मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे परिवार भी आए हुए थे। अब चूँकि सर्विंग ऑफिसर जो हैं दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू स्पीक ऑन कैमरा, बट उनके परिवार लोग वहाँ मौजूद थे, उनके बच्चे मौजूद थे, उनकी बीवियाँ मौजूद थी। सर बीच में आप मोराल की बात कर रहे थे, जब ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी होती है या फिर कोई भी ऐसा विवाद खड़ा होता है, इसका इम्पैक्ट जवानों के मोराल पर कितना पड़ता है, और साथ ही जवानों की जो बैकबोन है, जो उनका परिवार संभाल रही हैं, उनकी पत्नियाँ, उनके परिवार के मोराल पर कितना इफेक्ट पड़ता है, और उनकी मनस्थिति कैसी होती है इस वक्त, क्योंकि उसके बारे में बहुत हम बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे परिवार और उनके जो ऑफिसर्स की पत्नियां और बच्चे किस प्रकार से अपना दर्द बयान कर रहे थे। हमारे लिए भी एक बहुत ही आई ओपनर था कि फैमिली जाके और इस तरह से कह रही है कि साहब हम भी अफेक्टेड है, अकेले सेपरेटेड फैमिली के रूप में रह के बच्चों को शिक्षा देनी पड़ती है। मुझे अपना ही केस याद है कि जब हमारे बच्चे जाते थे पंजाब में, तो जो स्कूल बस थी दोनों तरफ से उस पर गोलियाँ चलती थी और हम ये हाथ जोड़ के करते थे कि बच्चे आज सुरक्षित आ जाए। इस माहौल में हमारे बच्चे पढ़े हैं।
तो ये सारे CAPF का इस तरह का दर्द है, और उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो इन लोगों को, इनके लिए जैसे सैनिक स्कूल है उस तरह से अर्धसैनिक स्कूल होने चाहिए, इनकी जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है, ओल्ड पेंशन इनकी, ये आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है, वो भी एक अलग केस चल रहा है जिसमें हाई कोर्ट से जीत गए और सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई है। पता नहीं क्यों इस प्रकार का हो रहा है, जो जायज़ चीज़ है वो इनको दे देनी चाहिए। और ये वास्तव में ही, मैं तो, हम लोग एसोसिएशन के नाते भी हम हमेशा अपने जवानों को और सारे CAPF को यही मैसेज देते हैं कि आपकी जो ईथोज है, एक अनुशासित रूप से अपने सीनियर का हुक्म मानते हुए अच्छी ड्यूटी करें, कोई इस प्रकार का काम ना करे जिससे देश को गलत नाम और बदनामी हो और आपके बल के ऊपर कहीं दाग आए। हमेशा उनको हमेशा कहते रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे लोग आज भी इतना ये डिस्पैरिटी होते हुए भी बहुत अच्छे अनुशासन के रूप में पूरे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई शिकवा और कोई उनके उस पर ये नहीं है कि किससे शिकायत करें। तो हम तो अपने सिपाहियों को हमेशा, उनके परिवार का बहुत सम्मान करते हैं कि इतनी मुश्किल हालातों में भी बिना चेहरे पर सिकनाए वो देश की सेवा कर रहे हैं और त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। अभी एजा मलिक से मैं मिलने गया अभी हॉस्पिटल में, उसने कहा सर मुझे कोई वो नहीं है कि मेरा पैर उड़ गया है, मैं देश सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मेरा जज्बा वही रहेगा। उनकी पत्नी भी CRPF में थी, वो साथ बैठी हुई थी। और मुझे ऐसे ऑफिसर को तो सरकार से तुरंत गृह मंत्री को या कोई नुमाइंदे को, मिनिस्ट्री को जाकर उसको मिलना चाहिए था उसके हौसला अफजाई के लिए। तो अभी पता नहीं कोई गया कि नहीं, लेकिन उस टाइम तक कोई नहीं जा पाया था। नमस्ते सर, मेरा नाम नंदिनी है। इस बिल को जस्टिफाई करते हुए एक बात की जा रही है और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी। लेकिन जो जवान या जो ऑफिसर्स ग्राउंड पर है, तो क्या सच में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी है, क्या सच में ऑन ग्राउंड उन पे कोई डिफरेंस आएगा या कुछ डिफरेंस क्रिएट करेगा? देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, बाकी जितने भी लॉज हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जिसमें राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ फ्रीडम है, एक बहुत सारे सेक्शंस हैं संविधान के, जो इसमें एक संवैधानिक इशू हो जाता है। अगर तो कोई स्टेट्यूट या कोई लॉ होता जो सरकार के आड़े आता, उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट जो है नया स्टेट्यूट ला सकती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा निर्णय है, उसके बेनिफिट ना देने की वजह से आप ये एक स्टेट्यूट या लेजिस्लेशन का सहारा ले रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इतने सालों से टाइम टेस्टेड ये पांचों फोर्स हैं, सबका अलग अलग रोल है, और इन्होंने इतना अच्छा अपना ड्यूटी किया है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हर मौके पर हमेशा इनकी प्रेज करते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं जब कहीं, चाहे लाल किले से प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हों, चाहे गृह मंत्री इनके रेजिंग डे में भाग ले रहे हों, कोई ऐसा मौका नहीं जब इन्होंने उसकी प्रशंसा ना की हो। तो अगर ये जो आप कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत हो रही है, इस तरह पांचों फोर्सेज का अलग अलग वो अम्ब्रेला लाने की जरूरत है, अगर ऐसी सिचुएशन थी तो ये क्यों फिर पांचों फोर्स अलग अलग थी? पांचों फोर्सेज का अलग अलग रोल है। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 3 फोर्स बॉर्डर गार्डिंग है, 2 इंटरनल सिक्योरिटी है, एक सेपरेट इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी का सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसमें इनके अनुभवी अधिकारी होने चाहिए जिससे वो इनकी पीड़ा को समझे, इनकी समस्याओं को समझे और उसका सही समाधान हो। तो ये एक, चूंकि गृह मंत्रालय को समय नहीं है, वो बहुत ओवर कमिटेड मंत्रालय है, इतनी समस्याएं हैं कि उनको फुर्सत नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम है कि शायद गृह मंत्री जी को या राज्य मंत्री जी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी भी होगी कि ये समस्या है और क्यों ये बिल ला रहे हैं। तो जिसने भी ये ब्यूरोक्रेसी में या जिसने भी ये ड्राफ्ट किया है, ये आइसोलेशन में एक ड्राफ्ट किया हुआ बिल है। हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी, स्टेक होल्डर को कोई जानकारी नहीं थी। तो इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस प्रकार की जल्दबाजी ना किया जाए। ये वर्ड देना अलग बात है कि इसको हम अम्ब्रेला बिल ला रहे हैं और ये सारी फोर्सेज को एक साथ हो जाएगा, ये अलग अलग रूल थे। इतने सालों से वो सब रूल बहुत अच्छी तरह से काम करते रहे हैं, और इसकी क्या गारंटी कि जो अभी आप ला रहे हो बिना सोचे समझे, बिना एक उस पर चर्चा किए कि ये एक सफल एक्सपेरिमेंट होगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर सुधार करना है तो उसके लिए वाइडर कंसल्टेशन हो और जो समस्या उसको पहले लिस्ट आउट किया जाए कि हम इसी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या इन फोर्सेज की वो है समय पर प्रमोशन ना मिलना, मनोबल का नीचे गिरना, इनकी आर्थिक समस्या होना, इनके बच्चों की शिक्षा होना। अब जैसे हम हमेशा डिमांड करते हैं, सेना में एक सेना दिवस फंड होता है,
7 दिसंबर को हमारे लोग भी और पूरी पब्लिक उसके लिए डोनेट करती है। लेकिन हमने कहा कि भाई एक अर्धसैनिक या पैरामिलिट्री सैनिक फंड भी होना चाहिए। हमने गृह सचिव से बात की जो होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। उन्होंने कहा भाई 21 अक्टूबर को जब हमारे 10 जवान हॉट स्प्रिंग में लद्दाख में मारे गए थे 21 अक्टूबर 1959 को, तो उस शहादत को याद करके पूरे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। हमने कहा साहब 21 अक्टूबर को हम अर्धसैनिक या ये पैरामिलिट्री डे घोषित कर दो, या 31 अक्टूबर सरदार पटेल जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद हमारी सीआरपी जिसका नाम पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, ये सोचते हुए एक विजन दिखाते हुए उसको रिटेन किया था कि ये सेंट्रल फोर्स होनी चाहिए। 31 अक्टूबर को ये आप सीएपीएफ या अर्धसैनिक फ्लैग डे घोषित कर दो। तो उससे क्या होगा भी आपने देखा होगा, जो हमारे रक्षा मंत्रियों ने 257 करोड़ रुपए रिलीज किए उन लोगों के लिए जो विधवाएं हैं, पेंशनर्स हैं, इंजर्ड लोग हैं, जिससे उनके वेलफेयर के लिए। तो अगर इसी तरह का फंड हमारे यहाँ, तो इतने लोग बलिदान दे रहे हैं, इतने लोग जो डिसेबल्ड हो गए हैं, इतने लोगों के विधवाएं हैं, उनके साथ लोग फोटो तो खिंचा लेते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो उनकी हालत दयनीय है। अभी कई केस मैं ऐसे जानता हूँ, मैं राजस्थान गया शेखावटी रीजन में, जब घर घर से पैरामिलिट्री में जवान हैं। एक लेडी थी कमला देवी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई कांगो में यूएन मिशन में। यूएन मिशन ने उनको रिकमेंड किया कि शौर्य चक्र मिलना चाहिए, आज तक उनको गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। उनकी मिसेज जगह जगह चक्कर लगा रही है, सब जगह मिल चुकी है। एक मनकोरी देवी थी, वहीं पे एक गांव था जरेठी, उसमें हम लोग गए, उन्होंने उसकी शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया, हमें दिल्ली से बुलाया, 5000 लोगों ने उसमें भाग लिया। उनके लिए उन्होंने भोजन का आयोजन किया गांव वालों ने। तो उस टाइम उन्होंने देखा 40 साल की शहादत के बाद वो इलाका, उसके पड़पोते उसका शहीदी दिवस मना रहे हैं। तो ये भावना है लोगों के अंदर, जो गांव के अंदर जो जहां जिस इलाके से ये लोग आते हैं, 40 साल के बाद भी वो गांव वाले उसकी शहादत को याद कर रहे हैं। और देश क्या कर रहा है, उनकी शहादत को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया हुआ है। तो मैंने ये कहा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये बात कही है कि देश में एक राष्ट्रीय शहीद पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे सीएपीएफ का जवान हो, चाहे सेना का जवान हो, चाहे एयरफोर्स का जवान हो, चाहे होमगार्ड का जवान हो, उसका जो शहादत है उसका एक वैल्यू होना चाहिए। कम से कम जो आर्थिक लाभ मिलता है, फाइनेंशियल ग्रांट मिलती है, जिसको हम एस ग्रेशिया पेमेंट बोलते हैं, वो सबके लिए एक जैसा हो। पहले कोई 20 लाख देता था, कोई राज्य 10 लाख देता था, कोई 50 लाख देता था। अभी दिल्ली ने 1 करोड़ की पहले उसको राशि को, कुछ राज्यों में अभी भी 50 लाख है। तो 1 करोड़ में आज दिल्ली में LIG फ्लैट नहीं आता है। तो 1 करोड़ भी मिल जाए तो एक परिवार जिसका एक कमाने वाला जवान देश के लिए शहीद हो गया, उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होनी चाहिए, चाहे उसके बच्चों की शिक्षा हो, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे उसके परिवार का देखभाल हो। और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सेटअप सिस्टम तैयार करने की जरूरत है। 2-4 दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं, 1 महीने तक याद करते हैं, फिर किसको याद नहीं रहता, कोई सुध नहीं लेता। अभी मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा फक्र है कि कई डायरेक्टर जनरल ने, जो CAPF के हेड हैं, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि भाई साल में एक बार कम से कम एक अधिकारी उन परिवारों को मिलेगा, शहीद परिवारों को। तो एक अच्छा स्टेप है। इसी तरह से कई अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी है जो सब जगह रेप्लिकेट की जा सकती है। कोई भी अच्छा कदम आप एक जगह शुरू करते हैं, उसको सब जगह शुरू करने की आवश्यकता है। तो ये मुझे आज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने ये संवेदनशील मुद्दे उठाए, जो हमारे जवानों के और हमारे परिवारों के मुद्दे हैं, और सरकार अगर उन पर ध्यान देगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, फिर पिटिशन डाली जाती है, वो भी खारिज हो जाती है। अब उसके बावजूद ये बिल आ रहा है, तो आपको इसके पीछे की मंशा क्या लग रही है? जो बताया जा रहा है वही मंशा है, या कोई ऑल्टरनेटिव मोटिव भी हो सकता है? अब देखो, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, ना मैं ज्योतिषी हूँ जो दूसरे की मंशा जान जाऊँ। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है कि जो लोग संवेदनशील ड्यूटी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ड्यूटी कर रहे हैं, देश के लिए त्याग दे रहे हैं, एक सच्चे मायनों में राष्ट्रभक्त है, उनके हार्डवर्क या उनके परिश्रम को, उनकी लंबी सेवा को रिकॉग्निशन देनी चाहिए। और जो भी उनके जायज़ हक बनते हैं, टाइम पे प्रमोशन, टाइम पे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, उनके परिवार की देखभाल, जो वेलफेयर इशूज़ हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। और मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा, 23 नवंबर 2012 का एक आदेश है गृह मंत्रालय का, जो सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ है कि CAPF को एक्स CAPF का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इनको वो सारे लाभ दिए जाने चाहिए जो एक्स सर्विसमैन, डिफेंस सर्विस वालों को दिए जाते हैं। आज तक गोवा राज्य को छोड़कर
वो किसी राज्य में लागू नहीं हुआ। तो मुझे ये कहना है कि सरकार को इस मामले में बहुत सीरियसनेस दिखानी चाहिए। मात्र आदेश जारी करने से काम नहीं होता, उसको फॉलो अप करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि सरकार के जो निर्देश हैं वो राज्य सरकारों पे बाइंडिंग हो और जो भी वो चाहते हैं वो चीज़ लागू हो। अब 2012 का आदेश कि इनको सारी बेनिफिट मिले एक्स सर्विसमैन के, किसी राज्य में उनको प्लॉट मिल जाता है जो आदमी शहीद हो जाता है, कहीं उनकी हायर एजुकेशन में उनको बच्चों को शिक्षा फ्री हो जाती है। हमने अपने प्रयास से कई यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन करके उनके बच्चों की हायर एजुकेशन फ्री कराई है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनको जो हमारी एक वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड वार्ब करके है, वो वार्ब जो है बहुत उसको पुनर्गठन की जरूरत है और उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिससे जितनी भी राज्य सरकारें हैं केंद्र सरकार के निर्देश को माने और जो शहादत का दर्जा जो सारे बेनिफिट एक्स सर्विसमैन को मिलते हैं वो एक्स सीएपीएफ के लोगों को भी मिले। सर, हमारे जो स्टेट पीएससी से डीएसपी बनते हैं उनको 10-12 सर्विस के बाद उनको आईपीएस में दे दिया जाता है सर्विस। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को विचार करना चाहिए कि सीएपीएफ को भी इस तरीके से आईपीएस में किया जाए? अगर मेरे हाथ में पावर हो तो मैं झगड़ा ही खत्म कर दूं। मैं तो सारी को एक ही सर्विस कर दूं, आईपीएस यूपीएससी से सारी सर्विस का एक ही एग्जाम और सब जगह एक ही जैसे अधिकारी, जो कोई टसल ही न रहे। उसमें दिक्कत क्या है? ये तो एक सरकार को सीरियसनेस नहीं है और जो गृह मंत्रालय वो ओवर कमिटेड है, उसका भी कोई दोष नहीं है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट अगर जो इनको अच्छी तरह से इनकी चीज़ों को देखे भी क्या किया जा सकता है अच्छी तरीके से। तो जब यूपीएससी के थ्रू दोनों सर्विस आ रही हैं, दोनों लिखित परीक्षा से आ रहे हैं, दोनों का इंटरव्यू है, दोनों का मेडिकल है, वही उसी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो क्या ये अलग अलग करने की क्या जरूरत है? एक ही एग्जाम से दोनों जगह सीएपीएफ, दोनों आईपीएस ऑफिसर लगाए, दोनों का एक जैसा स्टेटस हो, टाइमली प्रमोशन हो, ये समस्या ही ना हो। और अभी भी मैं कहता हूँ जो कैडर रिव्यू की बात करते हैं, सब 6 महीने के अंदर कैडर रिव्यू, उसमें क्या करेंगे? 33 पोस्ट एडीजी की बना दी, उसमें 67 पोस्ट इनके लिए रिजर्व हो गई, तो कितनी बची? 1-2 पोस्ट इन लोगों को मिलेगी। वो कोई कैडर रिव्यू हुआ? कैडर रिव्यू अगर करना है तो हमसे सुझाव लें। हमारी 43 ग्रुप सेंटर में डीआईजी की पोस्ट है, सबको आईजी कर दें, क्योंकि वो आईजी की तनख्वाह ले रहे हैं। जितने आईजी उनको एडीजी कर दें, क्योंकि वो एडीजी की तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। देखो कितना अच्छा कैडर रिव्यू होगा। जितने भी सिपाही जो हवलदार की तनख्वाह ले रहे हैं उनको हवलदार कर दें, जो असिस्टेंट कमांडेंट, जो डिप्टी कमांडेंट की तनख्वाह, उनको डिप्टी कमांडेंट का रैंक दे दें, कंपनी कमांड करेंगे, मोरल उनका अप रहेगा। तो ये जो चीज़ें प्रैक्टिकल जब आप बात करेंगे, स्टेक होल्डर की सलाह लेंगे और उस पर एक्शन करेंगे, तो समस्या कुछ भी नहीं है। ये लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं तो ये कहता हूँ जो डीजीज कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस है, ऑप्स कॉन्फ्रेंस है, सारे स्टेक होल्डर बैठे, गृह मंत्री आए, होम सेक्रेटरी आए, सारे डीजीज आए, हमारे लोग भी आए, ऑन द स्पॉट 1 घंटे के अंदर पूरा निर्णय हो जाए। अगर इच्छा शक्ति है, चलो 1 घंटे में ना हो तो 1 महीने में हो जाए। तो अब मिनट्स जारी कर दिए जाते हैं, सालों तक कोई खबर नहीं लेता। तो सर इसी के साथ मेरे ख्याल से हम इंटरव्यू के उत्तरार्थ में हैं। जितनी सारी बातें आपने कही और ख़ासकर वो इस बिल के संदर्भ में, अभी क्योंकि बिल पार्लियामेंट में है और आने वाले समय में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया धक्के से, तो अगर उसके अलावा भी बहस होती है और उसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी जाता है तो इसके अंदर जो भी कुछ बदलाव आते हैं उस पर भी कोशिश करेंगे कि आपके जो व्यूज़ हैं वो जानें। और अगर सकारात्मक जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राइटियसनेस शुड प्रिवेल, अगर वो होता है तब भी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। बाकी इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए दी एज।